न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंसानों ने बनाई सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव चीज है। ये वेपन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन या फ्यूजन का यूज करके बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का होना ही वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के बाद भी दुनिया न्यूक्लियर थ्रेट के साए में जी रही है। डिटेरेंस के कंसेप्ट ने पावर का एक बैलेंस बनाया है, लेकिन इसमें एक्सीडेंटल लॉन्चेस और बेरट्टे कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे रिस्क्स भी हैं। इन थ्रेट्स को मैनेज करने और कम करने के इफेक्टिव वेज ढूंढना ऑनगोइंग ग्लोबल चैलेंज है। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने और एक सेफ वर्ल्ड बनाने के लिए हिस्ट्री, मैकेनिक्स और न्यूक्लियर आर्सेनल्स की करंट स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इतिहास वर्ल्ड वॉर II के आखिरी स्टेजेस से जुड़ा है। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जो वॉरफेयर में न्यूक्लियर वेपन्स का पहला और आखिरी यूज था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हुआ डेवास्टेटिंग इंपैक्ट साल के अंत तक लगभग 140,000 लोगों की मौत का कारण बना। 3 दिन बाद नागासाकी का भी ऐसा ही हाल हुआ, लगभग 70,000 कैजुअल्टीज हुए। बॉम्बिंग्स ने न्यूक्लियर वेपन्स की अनमैच्ड डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाई, जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रैटेजी का ग्लोबल परसेप्शन बदल गया। इन इवेंट्स ने कोल्ड वॉर की शुरुआत की, जो न्यूक्लियर आर्म्स रेसेस और सुपर पावर्स के बीच ब्रिंकमैनशिप का पीरियड था। बॉम्बिंग्स ने फ्यूचर यूज को रोकने के लिए इंटरनेशनल रेगुलेशंस और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज की जरूरत को बताया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। ये 2 प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फिशन में हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का स्प्लिट होता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज हुए एटॉमिक बॉम्ब्स को पावर देता है। दूसरी तरफ फ्यूजन में लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में कंबाइन किया जाता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स को पावर देता है। फ्यूजन रिएक्शंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस बनाने के लिए इनिशियल फिशन एक्सप्लोजन की जरूरत होती है, जिससे ये बॉम्ब्स और कॉम्प्लेक्स और पावरफुल होते हैं। इन रिएक्शंस के मैकेनिक्स आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc2 में है, जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट होने को दिखाता है। इन प्रोसेसेस को समझना वेपन डेवलपमेंट और न्यूक्लियर एनर्जी एप्लीकेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ड्यूअल यूज नेचर के कारण मिसयूज रोकने और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और सेफगार्ड्स की जरूरत है। आज कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अलग अलग नंबर्स और कैपेबिलिटीज के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास सबसे ज्यादा स्टॉक पाइल्स हैं, जो वर्ल्ड के 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अदर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स में चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, जिनके पास छोटे लेकिन फॉर्मिडेबल आर्सेनल्स हैं। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स (NPT) जैसी एफर्ट्स के बाद भी वॉलेटाइल रीजन्स में न्यूक्लियर वेपन्स का होना ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो साउथ एशिया में रीजनल डिटरेंस पर फोकस करते हैं। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस, अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज और रिपीटेड मिसाइल टेस्ट्स के कारण इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन आर्सेनल्स को कम करने और नए कंट्रीज को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल करने से रोकने के लिए काम कर रही है। 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा डेटोनेट किया गया जार बोम्बा अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। इस हाइड्रोजन बॉम्ब की थियोरेटिकल यील्ड 100 मेगाटन्स थी, लेकिन फॉलआउट कम करने के लिए टेस्ट के लिए इसे 50 मेगाटन्स तक कम कर दिया गया था। एक्सप्लोजन 50 मिलियन टन्स ऑफ TNT के बराबर था, जो किसी भी प्रीवियस या सब्सिक्वेंट टेस्ट्स से कहीं ज्यादा था। डेटोनेशन आर्कटिक ओशन में रिमोट नोवाया ज़ेम्लिया आर्किपेलागो के ऊपर हुआ, जिससे 620 माइल्स दूर से भी फायरवॉल दिखाई दे रहा था। शॉकवेव ने दुनिया का कई बार चक्कर लगाया, जिससे टेस्ट साइट से सैकड़ों किलोमीटर दूर
स्ट्रक्चर्स को डैमेज हुआ। जार बोम्बा कोल्ड वॉर के पीक के दौरान सोवियत न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का डेमोन्स्ट्रेशन था, जो डेवास्टेशन की याद दिलाता है जो न्यूक्लियर वेपन्स ला सकते हैं। जार बोम्बा का लेगेसी आर्म्स कंट्रोल में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जैसे ट्रीटीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट इंसानियत के सामने सबसे बड़े डेंजर्स में से एक है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD का प्रिंसिपल इस असम्पशन पर काम करता है कि न्यूक्लियर वॉर अटैकर और डिफेंडर दोनों को खत्म कर देगा। थियोरेटिकली इन वेपन्स के एक्चुअल यूज को रोकता है। हाउएवर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन के कारण न्यूक्लियर वॉर का रिस्क बना हुआ है। जैसे जैसे ज्यादा कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप या अक्वायर करते हैं, मिसकम्युनिकेशन, एक्सीडेंटल लॉन्चेस या अनऑथराइज्ड यूज की संभावना BRIH जाती है। न्यूक्लियर वॉर से न केवल इमीडिएट मैसिव कैजुअलिटीज होंगे बल्कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट्स भी होंगे। पोटेंशियली न्यूक्लियर विंटर ट्रिगर कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है। फ्यूचर को सेफगार्ड करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशंस को न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने और एक पीसफुल वर्ल्ड इंश्योर करने के लिए टायरलेसली काम करने के लिए कॉम्पेल करती है। न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए रिस्क्स को कम करने और डिसआर्ममेंट को प्रमोट करने के लिए कई पीस इनिशिएटिव्स और डायलॉग एफर्ट्स सामने आए हैं। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, जिसका एम न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना और डिसआर्ममेंट को इनकरेज करना है। द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करना चाहता है, जो डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन गोल्स में कंट्रीब्यूट करता है। P5 प्रोसेस जैसे डायलॉग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स शामिल हैं, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और आर्म्स कंट्रोल पर डिस्कशंस को फैसिलिटेट करते हैं। ट्रीटीज के अलावा ग्रासरूट्स मूवमेंट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की एडवोकेटिंग में वाइटल रोल्स प्ले करते हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN जैसे कैंपेन्स अवेयरनेस रेज करने और गवर्नमेंट्स पर न्यूक्लियर आर्सेनल्स को एलिमिनेट करने का प्रेशर डालने का एम रखते हैं। न्यूक्लियर थ्रेट से फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच सस्टेन्ड डायलॉग और कोऑपरेशन की जरूरत है। न्यूक्लियर वेपन्स से होने वाला थ्रेट इस बात की याद दिलाता है कि ह्यूमन इंजेन्युइटी ग्रेट प्रोग्रेस और इमेंस डिस्ट्रक्शन दोनों ला सकता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर एज की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करते हैं, फ्यूचर जेनरेशंस को न्यूक्लियर वॉर के हॉरर्स से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लीडर्स और सिटीजन्स पर है। न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने के एफर्ट्स डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रमोशन पर फोकस होने चाहिए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज और ग्रासरूट्स मूवमेंट्स न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड और यूज को रोकने में क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं। डायलॉग और कोऑपरेशन को फॉस्टर करके ग्लोबल कम्युनिटी एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम कर सकती है जहां न्यूक्लियर थ्रेट का साया इंसानियत पर न हो। अंततः न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का रास्ता नेशंस और इंडिविजुअल्स दोनों के कलेक्टिव विल और कमिटमेंट पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम इंसानियत को न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट से बचाने की कोशिश करते हैं, हमें सभी के लिए एक सेफर, मोर सिक्योर वर्ल्ड के लिए विजिलेंट और स्टेडफास्ट रहना चाहिए।